नमस्कार, मैं शैलेंद्र जैन जन सेतु मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। चुनाव की वोटिंग समाप्त हो चुकी है। प्रत्याशियों के भाग्य जो हैं वो मत पेटियों में सुरक्षित हो चुके हैं, ईवीएम मशीनों में बंद हो चुके हैं जो खुलेंगे 3 तारीख को। परंतु इन सब के मध्य प्रदेश के चुनाव में इस बार पुनः वोटिंग का प्रतिशत बढ़ा है, लोगों का मतदान के प्रति रुझान बढ़ा है और हमेशा यह देखने में आया है कि जब जब वोटिंग का प्रतिशत बढ़ता है अधिकतर वह वोट गवर्नमेंट के विरोध में जाते हैं। और इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हैं प्रदेश कांग्रेस के सचिव और विधानसभा क्रमांक 1 के मुख्य सचेतक श्री राकेश सिंह जी यादव। स्वागत है सर आपका। जी नमस्कार। आज हम बात करेंगे विधानसभा क्रमांक 1 इंदौर की, जो पूरे मध्य प्रदेश की सबसे हॉट सीट मानी जा रही है, चूँकि वहाँ पर मुकाबला कांग्रेस के वर्तमान विधायक संजय शुक्ला और भाजपा के राष्ट्रीय स्तरीय महामंत्री कैलाश विजयवर्गीय के मध्य है। क्या सोचते हैं आप इन चुनाव को लेकर, क्योंकि विधानसभा 1 में भी पिछली बार 71.7% मतदान हुआ था और इस बार 73.20% मतदान हुआ है, यानी मतदान प्रतिशत कहीं ना कहीं 2% से ज़्यादा बढ़ा है। तो आपका क्या रुख है, क्या देखते हैं? देखिए, पूरा चुनाव जो था विधानसभा 1 का, वो जो यूथ वोटर बढ़े हैं या लगभग 3% के लगभग जो मतदान पड़ा है, आप ये मानिए कि 48,000 वोट मतदाता वहाँ विधानसभा में बढ़े थे और उसमें से प्रथम बार जो वोट कर रहे हैं वो 30,000 लोग थे। बहुत सीधी चॉइस थी जनता के पास, यूथ के पास, आम लोगों के पास, कि वो इन दोनों उम्मीदवारों में से किसको चुनते हैं। निश्चित तौर पर पिछले 5 साल का रिकॉर्ड जो देखा जाए, सहज उपलब्धता जो देखी जाए, सहज व्यक्तित्व जो देखा जाए, वो संजय शुक्ला जी का था। उसका उनको फ़ायदा भी मिला है क्योंकि चुनाव हो चुके हैं, मत गिर चुके हैं, वो मत पेटियों में सारा नतीजा बंद है जो 3 तारीख को आएगा। लेकिन इन चुनावों के दरमियान ये बहुत अच्छे स्तर पर देखा गया है। जहाँ जहाँ भी हम लोगों से मिले, बातचीत हुई, समाजों में हुई, जनता से हुई, एक आक्रोश था शिवराज सरकार के खिलाफ और एक बहुत बड़ा आक्रोश था जो जन आक्रोश में बदला और जिसकी वजह से मतदान प्रतिशत बढ़ा। लोगों में कहीं ना कहीं दोनों उम्मीदवार को लेके संजय शुक्ला जी के पक्ष में जो मत था वो इसलिए भी था कि वो स्थानीय हैं, वो पहुंच में उपलब्ध हैं, उनसे जाके कोई सहज रूप से अपनी बात कह सकता है। वहीं दूसरी ओर भाजपा के जो उम्मीदवार थे वो एक राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं, उन तक पहुंचना इतना आसान नहीं है, उनका अपना एक डेकोरम है। मुझे ये लगता है कि इस डेकोरम की वजह से उनको बड़ा नुकसान इस चुनाव में हुआ है, क्योंकि जिस तरीके से वो चुनाव में उतरे, जैसे उनकी सुरक्षा व्यवस्था है, अन्य चीज़ें हैं, हालांकि उसकी मध्य प्रदेश में आवश्यकता नहीं थी और इंदौर में तो बिल्कुल भी नहीं थी, लेकिन वो सब डेकोरम उन्होंने जो पश्चिम बंगाल में कायम रखा था वो यहाँ भी विधानसभा में कायम रखा। शायद उनको ये था कि इससे वोट उनके पक्ष में पड़ेंगे, लेकिन शायद इसका उल्टा ही हुआ है, क्योंकि स्थानीय मतदाता, स्थानीय वोटर, स्थानीय यूथ किसी ऐसे उम्मीदवार को चुनना पसंद करेंगे जिसके सामने वो सहज होकर जा सकते हैं। क्योंकि एक विधानसभा का चुनाव वहाँ की स्थानीय समस्याओं का, रोजगार का या अन्य छोटी छोटी बातों के लिए, स्वास्थ्य सेवाओं के लिए, पानी के लिए, अन्य चीज़ों के लिए होता है। ये कोई लोकसभा चुनाव तो था नहीं जिसमें देश की बात की जाती या देश से संबंधित विषयों पर चर्चा होती। तो जो आम मतदाता की सोच रही, उनकी यही सोच रही ये मतदान करते समय कि इन दोनों व्यक्तियों में से कौन सा उम्मीदवार हमें सहज उपलब्ध होगा और जिसे हम वोट देंगे तो उसको हम बात करके उसके घर पहुंच के हम काम करा सकते हैं। तो इसमें ज़्यादा नंबर संजय शुक्ला जी के पक्ष में इसलिए भी जाते हैं कि उन्होंने पिछले 5 साल वो सब करके दिखाया जो बोला था। ज़्यादातर उम्मीदवार बोलते हैं लेकिन कोई भी 500-600 बोरिंग नहीं कराता है। सारे काम उन्होंने जिस तरीके से उन्होंने पिछले चुनाव में वादे करे थे वो एक एक करके पूर्ण किए। इस चुनाव में जो वादे करें वो आने वाले कार्यकाल में वो पूर्ण करेंगे। तो मेरा भी ऐसा मानना है कि 100% संजय शुक्ला की जीत सुनिश्चित है और लगभग 15 से 20 हज़ार मतों से वो विजयी होंगे। चूँकि आप संजय
शुक्ला की जीत निश्चित मान रहे हैं, तो संजय शुक्ला की जीत की क्या वजह रहेंगी और कैलाश विजयवर्गीय की हार की क्या वजह रहेगी? देखिए, पूरा चुनाव आप नज़र डालें, पहले दिन से जब से उम्मीदवारी भाजपा के उम्मीदवार की घोषित हुई थी, संजय शुक्ला जी तो घोषित ही थे कि इनको चुनाव लड़ना, उनकी तैयारी अपनी शुरू हो चुकी थी। लेकिन एकाएक जब राष्ट्रीय महासचिव के स्तर के नेता को विधानसभा चुनाव में उतारा गया, फिर उनकी जो पहली एंट्री हुई और पहला ही उनका जो जवाब था जनता के प्रति या पत्रकारों के सवालों के जवाब थे, उन्होंने पहला ही शॉट ऐसा मारा कि वो एक बहुत बड़े नेता हैं और वो किसी के हाथ वाथ जोड़ने नहीं जाएंगे। मेरी समझ से वहाँ से उल्टी गिनती शुरू हो गई थी। उसके बाद मील का पत्थर वो बयान साबित हुआ जिसमें ये बोला गया कि बनिए और ब्राह्मण हमारे घर में बर्तन मांजते हैं। शायद वो बयान ने ये तय कर दिया था कि अब विधानसभा चुनाव किस दिशा में जाएगा। और उसके बाद से जो कोशिशें भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार उनकी रणनीति के तहत हुई कि किस तरीके से वोटों को वर्गीकृत किया जाए, विभाजित किया जाए जातिगत रूप से, सामाजिक रूप से, तो उसमें दर पर दर जिस तरीके से वो आगे बढ़े, उससे उनका नुकसान लगातार होता गया। कहीं ना कहीं उन्होंने जिस तरीके से समाजों को एकत्रित करने की कोशिश की, माध्यमों से की, स्वयं ने सीधी कोई अप्रोच नहीं की। सेकंड थर्ड स्तर के नेता उसको अप्रोच कर रहे थे, उनको प्लान कर रहे थे, तो उनको शायद ये लगा कि इतने बड़े स्तर के वो नेता हैं और उनके दबाव में क्षेत्र की जनता रहेगी। लेकिन ऐसा ज़मीन पे हुआ नहीं, उसका खामियाजा भुगतना पड़ा। वो कहीं ना कहीं जो वोट अलग अलग वर्गीकृत थे वो एकत्रित हो गए, चाहे उसको ब्राह्मण समाज का आप वोट बोलें या यादव समाज का बोलें, जैन समाज का बोलें, मुस्लिम समाज का बोलें। उन वोटों को रोकने के लिए, विभाजित करने के लिए विभिन्न तरह के प्रयोजन किए गए भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार की तरफ से। लेकिन जनता कहीं ना कहीं ये समझ चुकी थी कि अगर ये एक बार गलती की तो 5 साल फिर दोबारा मौका नहीं मिलना है। इसलिए शायद वो इस स्थिति में नहीं पहुंच पाए कि चुनाव जीत पाएंगे। वहीं संजय शुक्ला जी की तरफ से जो रणनीति रही, जो काम करने की सोच रही, जो मतदाताओं तक अप्रोच रही, वो पूरी पॉजिटिव रही। कहीं भी किसी भी स्तर पर किसी भी समाज को लेके या किसी भी वर्ग को लेके ऐसी बात नहीं बोली गई पूरे चुनाव में जिससे कोई आहत हो, जिससे कोई ये समझे कि वो अपने आप को गिरा हुआ समझ रहा है, नीचा समझ रहा है, किसी ने ऐसा बोल दिया है, किसी ने वैसा बोल दिया। वैसा कुछ भी नहीं कांग्रेस की तरफ से या हमारे प्रत्याशी की तरफ से हुआ। उसका बहुत बड़ा फ़ायदा पूरी रणनीति में मिला। एक सॉफ्ट नेचर, एक उज्ज्वल चरित्र, उसका जो फ़ायदा मिलना था एक कैंडिडेट के रूप में, वो संजय शुक्ला जी को मिला। और महिला वर्ग ने बहुत अच्छे मतों से उनको विजय बनाने के लिए वोट दिया है। ये मतदान प्रतिशत दर्शाता भी है। चूँकि आपने कहा कि ब्राह्मण, बनिया, इनके बारे में अपशब्द बोले गए और वो एक टर्निंग पॉइंट रहा, चूँकि विधानसभा क्रमांक 1 में वोटों का ध्रुवीकरण जातिगत समीकरणों से बहुत ज़्यादा हुआ है। यादव समाज के वोट बहुत अहम भूमिका निभाते हैं, ब्राह्मण समाज भी है, जैन समाज भी है, मुस्लिम समाज भी है। और यह देखा है कि विजयवर्गीय जी ने यादव समाज के वोटों में सेंध लगाई है। इस बारे में आपका क्या कहना है? मैं आपकी बात से सहमत हूँ। कुछ कोशिश ऐसी हुई थी और कुछ यादव समाज के नेता दिग्भ्रमित भी हुए थे, पर वो कुछ समय के लिए थे, कुछ समय तक ये चला। लेकिन उसके बाद जब हमने असली रणनीति पे काम किया तो जितने भी यादव वोट थे वो एक साथ एक मुश्त होकर कांग्रेस के पक्ष में डलें, चाहे महिला वोट हों या पुरुष वोट हों। क्योंकि ये बात बहुत सीधी समझ में आ गई थी यादव समाज के, कि जो हमने एक नारा दिया था कि कृष्ण और सुदामा का साथ है, ये सालों से चला आ रहा है, इतिहास में है, धर्मशास्त्र में दर्ज है। इस साथ को नहीं टूटना चाहिए, क्योंकि ये जो विधानसभा है या तो ब्राह्मण बहुसंख्यक विधानसभा है या यादव बहुसंख्यक विधानसभा है। कांग्रेस ने पहले यादवों को भी मौका दिया है, ब्राह्मणों को भी मौका दिया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 67 साल में कभी यादवों को मौका नहीं दिया। ये बात हम अपनी समझाने में सफल रहे यादव मतदाताओं को। तो उसके बाद जो भी तोड़फोड़ की कोशिश हुई थी, जिस भी माध्यम से हुई थी, वो माध्यम को यादव समाज ने ही नकार दिया। उनके कहने सुनने का कोई असर नहीं हुआ। और उसी की वजह है कि बाणगंगा के जितने बूथ हैं वहाँ काफ़ी अच्छे
प्रतिशत में वोटिंग हुई है और निश्चित तौर पर वो ये सोच के वोटिंग हुई है कि जो कृष्ण और सुदामा का साथ है वो आगे भी निभेगा और ये वोट कांग्रेस के पक्ष में गया है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार अपनी रणनीति में असफल रहे और हम सफल रहे। चूँकि आपने एक उत्तर में कहा था कि महिलाओं ने संजय शुक्ला के लिए बढ़ चढ़कर मतदान में हिस्सा लिया और उनके पक्ष में वोट डाले, तो क्या लाडली बहना योजना का असर वहाँ नहीं दिखा, या लाडली बहना उन्होंने अपनी भाई के प्यार को भुला दिया, या लाडली भांजियों ने अपने मामा के प्रेम को भुला दिया? देखिए, ऐसा नहीं है लाडली बहना का असर था, लेकिन लाडली बहना का असर वोटों में तब्दील इसलिए नहीं हुआ क्योंकि लाडली बहना जिनको फ़ायदा मिला वो कहीं ना कहीं बीजेपी के नेताओं से संबंधित परिवार थे, उनके कार्यकर्ता थे, उनसे जुड़े हुए महिला वर्ग था। लेकिन आम महिलाओं को जो फ़ायदा मिलना था लाडली बहना का वो नहीं मिल पाया। प्रचार में ये बहुत बताया गया कि 1.25 करोड़ महिलाओं को लाडली बहना का पैसा जा रहा है, लेकिन हकीकत में 25 से 30 लाख महिलाओं के अकाउंट में ही वो पैसा गया है। क्योंकि जब इसकी तहकीकात होगी कि सरकार ने ट्रेजरी से कितना पैसा बैंक को ट्रांसफ़र करा और मुख्य शाखा को भोपाल में, और वहाँ से अन्य बैंकों में पैसा कैसे कैसे ट्रांजेक्ट हुआ, तो इसकी हकीकत पे से पर्दा उठेगा कि 25-30 लाख लोगों के उन अकाउंटों में गया है जो कहीं ना कहीं बीजेपी के कार्यकर्ता थे। लेकिन लोक लुभावने ने वादे और जिस तरह से योजना लाए थे उसको लेके महिलाओं में उत्साह था। तो जब कांग्रेस ने 1500 रुपये वाली योजना लॉन्च की, नारी सम्मान योजना, तो लोगों को ये आस बनी कि हर महिला को एक समान 1500 रुपये मिलेंगे। गैस की टंकी की योजना लागू की, हर व्यक्ति को, हर परिवार में हर महिला को गैस की टंकी मिलेगी। तो वो चीज़ों को महिलाओं ने समझा है। तो जब ये वोट डालने निकले तो वो दिमाग में था कि 1500 रुपये मैंने प्रत्येक महिला को मिलेगा, उसमें कोई वर्गीकरण नहीं है, उम्र का वर्गीकरण नहीं है, शादी का वर्गीकरण नहीं है। गैस की टंकी हर परिवार को मिलेगी, उसमें कोई वर्गीकरण नहीं है। तो ये जो महिलाओं का वोट प्रतिशत बढ़ा है वो लाडली बहना योजना को लेके बढ़ा है, लेकिन बीजेपी के पक्ष में नहीं गया है। वो कहीं ना कहीं कन्वर्ट नारी सम्मान योजना में हो गया है। हर विधानसभा में हुआ है, एक नंबर में नहीं, ये पूरे मध्य प्रदेश में हुआ है। और ये बढ़ा हुआ मतदान प्रतिशत ही कांग्रेस को एक बड़ी जीत की ओर ले जा रहा है, लगभग 2/3 बहुमत की ओर ले जाएगा। और विधानसभा 1 में भी जो जीत का निर्धारण है वो महिला वोट ही कर रहे हैं। चूँकि वहाँ पर संजय शुक्ला के विरुद्ध भाजपा के महासचिव कैलाश विजयवर्गीय जी थे, तो भाजपा के बड़े नेताओं की क्या भूमिका विधानसभा क्रमांक 1 में रही? जहाँ तक सुनने में आया है नगण्य भूमिका थी, ज़्यादा साथ नहीं था, ऐसा आपने क्या देखा? देखिए, पूरे चुनाव में एक रणनीतिकार तौर पर अगर आप मुझसे पूछेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के जितने नेता थे, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, लेकिन उन सभी नेताओं का एक मत से ये सोच थी कि किसी भी सूरत में भाजपा के जो उम्मीदवार हैं उनको यहाँ से चुनाव नहीं जीतना चाहिए। वजह सबकी अपनी अपनी थी। कोई स्वयं को असुरक्षित महसूस कर रहा था, किसी का राजनीतिक भविष्य चौपट हो रहा था, किसी को ये लग रहा था कि अब हम भविष्य में पार्षद के चुनाव भी नहीं लड़ पाएंगे, आज तो टिकट मिल गया, कल टिकट नहीं मिलेंगे। उसके पीछे की वजह भी यही है कि आज तक पिछले कई सालों का इतिहास हम देखें, पिछले 15 साल का, तो जब जब विधानसभा 1 में सुदर्शन गुप्ता या अन्य कोई भी चुनाव लड़ा है, उषा ठाकुर, तो उनको हराने का प्रयोजन विधानसभा 2 के इन्हीं नेताओं के माध्यम से हमेशा से होता आया है। ये पहली बार ऐसा मौका आया कि जब उनको स्वयं अपने लिए वोट मांगना पड़े जिताने के लिए। वो लोग जो हमेशा 2 जगह संघर्ष करते थे, कांग्रेस से तो संघर्ष कर ही रहे हैं, बीजेपी के नेताओं से भी इनसे संघर्ष करते थे कि इनसे कैसे बचें, वरना हम चुनाव ये लोग हरवा देंगे। आज वो मौका उन लोगों को मिला उसी बात का जवाब देने का, और वो उन्होंने निभाया भी है। क्योंकि पूरे चुनाव में किसी भी भाजपा नेता की भूमिका चुनाव जीतने की नहीं रही, सिर्फ चुनाव लड़ने की रही। सिर्फ चेहरा दिखाने के लिए वो लोग सामने रहे, कहीं भी किसी ने भी वो एफर्ट नहीं लगाए कि चुनाव जीतना है। तो इसका एक बड़ा खामियाजा भाजपा के उम्मीदवार को भुगतना ही पड़ेगा, क्योंकि जैसा बोया है वैसे ही काटना पड़ेगा। चूँकि नए नए मतदाता यानी यूथ मतदाता
काफ़ी बड़े हैं, काफ़ी संख्या में बड़े हैं और विधानसभा एक में करीब 30,000 यूथ मतदाता बढ़े हैं और 18,000 दूसरे, यानी 48,000 वोट नए बढ़े हैं। उनका आपकी विधानसभा में, विधानसभा एक में क्या रुख दिख रहा है आपकी दृष्टि से? देखिए, यूथ वोटर जो है, आपने पूरे चुनाव प्रचार में देखा होगा कि जितने भी यूथ वोटर है 18 साल के ऊपर का, जो पहली बार वोट करने आया, उसकी जिज्ञासा ये थी कि क्या हमें भविष्य में रोज़गार मिलेगा, क्या भविष्य में हमें कोई बैंक से लोन मिलेगा काम करने के लिए। उसकी जिज्ञासा ये नहीं थी कि क्या भंडारे में मेरे को खाना मिलेगा या भजन संध्या में मेरे को ढोल बजाने को मिलेगा। वो इससे बहुत परे था। आपने पूरे चुनाव प्रचार में देखा होगा कि जो भाजपा के उम्मीदवार थे उनके साथ कोई भी पढ़ा लिखा यूथ नहीं था, एक भी नहीं दिखा। आप सारे वीडियो तलाश कर लेंगे, सब इवेंट के लोग थे जो पेड वर्कर थे, उनके द्वारा लाके इस तरह की यात्राएं, रोड शो किए गए। लेकिन यूथ जब वोट डालने को निकलेगा तो उसके सामने 3 चीज़ रहेगी कि वो किसको मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहता है। तो सर्वप्रथम नाम उनके सामने था कमलनाथ जी का, जो अपने आप में लीजेंड हैं, जो विकास के पर्यायवाची हैं, जिन्होंने विकास की परिभाषा गढ़ी है। छिंदवाड़ा उसका एक बहुत बड़ा मॉडल है। वो मध्य प्रदेश की 12 महीने की सरकार भी है। इस बात पे वो यकीन कर सकते थे कि ये जो मुख्यमंत्री हम चुन रहे हैं वो ईमानदार मुख्यमंत्री रहेगा, वो भ्रष्ट मुख्यमंत्री नहीं रहेगा। ये कुछ चीज़ें जो ठोस बेस आधार थे। और अब स्थानीय उम्मीदवार की हम बात करें तो वहाँ संजय शुक्ला के मुकाबले कैलाश विजयवर्गीय हैं, तो निश्चित तौर पर यूथ संजय शुक्ला को चुनना इसलिए पसंद करेगा कि वो सहज रूप से उपलब्ध होने के साथ एक सेम एज फैक्टर में भी फिट बैठते हैं। कहीं ना कहीं उनको उन लोगों से मिलने में कोई दिक्कत नहीं होती, ना ही वो यूथ को उनके पास आने में कोई दिक्कत होती है। चाहे धार्मिक मामले हों, कथाओं के मामले हों, रोजगार संबंधी मदद हो या शिक्षा संबंधी हो या स्वास्थ्य संबंधी हो, हर मामले में वो बिल्कुल खुल के सामने आके मदद करते हैं, स्वयं बात करते हैं। यही बात जो बीजेपी के उम्मीदवार है उससे करना संभव नहीं था कि एक 20-25 साल का यूथ जाके वो इतने बड़े आदमी से बोल सके कि मुझे ये प्रॉब्लम है और इस पर आप क्या मदद करोगे। तो इसको सोच के यूथ ने जो वोट दिया है वो निश्चित तौर पर संजय शुक्ला के पक्ष में वो मतदान गया है और वो भी एक जीत में बड़ा आधार रहेगा। विधानसभा एक से अंतिम प्रश्न जो मैं लूँगा वो लूँगा प्रादेशिक स्तर पर। जी, प्रदेश में भी मतदान का प्रतिशत बढ़ा है। 2018 में 3% मतदान बढ़ा था जी, 2024 में 1% मतदान बढ़ा है। 2018 के पहले के चुनाव में जो मतदान प्रतिशत बढ़ा था वो कम था और 2018 में चूँकि 3% मतदान बढ़ा था तो उसके अंदर गवर्नमेंट चेंज ही हुई थी। तो क्या वोट परसेंटेज बढ़ने से गवर्नमेंट चेंज होती है कि यह तो देखा ही गया है आम स्थिति में। तो चूंकि वोट परसेंटेज बढ़ा है और विपक्षी पार्टी के मुखिया कमलनाथ है, उनकी क्या प्रायोरिटी इस प्रदेश के लिए रहेगी यदि यह लॉजिक सही बैठता है कि वोट परसेंटेज बनने पर गवर्नमेंट चेंज होती है? देखिए, ये बहुत साफ तौर पर ट्रेंड है। चाहे आप आदिवासी सीट को उठा के देखें, मालवा की 66 सीट को आप देखें या चंबल विंध्य एरिया की सीटों को देखें, तो एक जैसा वोट प्रतिशत सभी जगह राइज हुआ है। तो कहीं ना कहीं लोगों में एक आक्रोश की लहर थी, वो एक जैसा वातावरण पूरे मध्य प्रदेश में बना, क्योंकि जनता ये समझ गई थी कि अगर कांग्रेस को लेकर आना है तो पूर्ण बहुमत नहीं, ज़्यादा बहुमत से लेकर आना है। क्योंकि जिस तरह का घटनाक्रम पिछली बार हुआ था, सरकार गिराने का, खरीदने का, बेचने का, सबको पता है। तो आम व्यक्ति को भी ये पता है कि अगर हम पूर्ण बहुमत या ज़्यादा बहुमत से कांग्रेस को लाना चाहते हैं तो एक तरफा बहुमत दें। और ये उसी की ओर इंगित करता है कि जो मतदान प्रतिशत बढ़ा है वो ये सिद्ध करता है कि कांग्रेस 140 प्लस सीटों पर मध्य प्रदेश में आ रही है। तो निश्चित तौर पर एक बड़ा बहुमत, बड़ा आपको मैंडेट मिल रहा है मध्य प्रदेश में और वो माननीय कमलनाथ जी के नाम पर है। तो जनता की जो सोच है, जिस लिए उन्होंने ये सरकार चुनी है, तो माननीय कमलनाथ जी का जो काम करने का तरीका है, वो मध्य प्रदेश के विकास को लेकर जो उनका एजेंडा है वो बहुत साफ और क्लियर है। सरकार बनने के 90 दिन के अंदर जो भी 6 वादे हैं वो तत्काल पूर्ण किए जाएंगे। इसके साथ जितने भी बिजली से लेके अन्य वादे, रोजगार से लेके किए गए हैं, जितने वचन दिए गए हैं, वो 1 to 1 करके सारे कोशिश रहेगी उनकी कि 2 साल में पूर्ण हो। जितने भी निर्णय हैं, चाहे भ्रष्टाचार को लेके या भारतीय जनता पार्टी के जो अनेक ऐसे कारनामे हैं जिससे मध्य प्रदेश
का खजाने को नुकसान पहुंचा है, इनमें भी 90 दिन के अंदर कार्रवाई होकर ऐसे लोगों को जेल के भीतर पहुंचाया जाएगा। और ऐसे अनेक अधिकारी जिन्होंने अपने कर्तव्यों का दुरुपयोग किया है और कहीं ना कहीं प्रजातंत्र के मूल्यों को ठेस पहुंचाई है, इनको भी अब फील्ड से हटाकर इनकी सही जगह पहुंचाया जाएगा। क्योंकि अब जो काम करने का तरीका रहेगा वो जनता के हितों का रहेगा, क्योंकि ये जनता के द्वारा बनाई हुई जनता की सरकार है, वो सिर्फ जनता के हितों के लिए काम करेगी। क्योंकि कमलनाथ जी का साफ कहना है कि उन्हें मध्य प्रदेश की तरक्की के लिए काम करना है, मध्य प्रदेश के विकास के लिए काम करना है। उन्हें खुद की तरक्की या खुद के विकास के लिए नहीं करना है, जो कि भारतीय जनता पार्टी के नेता करते रहे हैं। तो ये थी हमारी मध्य प्रदेश चुनाव और ख़ासकर विधानसभा क्रमांक 1 के चुनाव की लेकर चर्चा राकेश सिंह यादव जी से। बहुत बहुत धन्यवाद राकेश जी, आप हमारे चैनल पर आए और अपनी महती जानकारी दी। जी धन्यवाद।